Okay, good morning dear student, and today we will start the rate equation for zero order reaction. And basically what is the meaning of a zero order reaction? In a zero order reaction, the rate of reaction is independent of concentration of reactant. इसका मतलब क्या है? अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे तो रिएक्शन का रेट चेंज नहीं होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, सो जब भी रिएक्शन क्वेश्चन आता है रेट इक्वेशन का, तुम्हारा माइंड में ये कॉन्सेप्ट फीड होना चाहिए कि जो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसका रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration of the reactant. उसे हम zero order reaction कहते हैं. So particularly in a zero order reaction, what happen? In a zero order reaction, rate of reaction is independent of concentration of reactant. इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि मान लो A gives rise to प्रोडक्ट P हो गया, तो इसका रेट क्या होगा? तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो इस कंसंट्रेशन टू द पावर 0 होगा. टू द पावर 0 मतलब A इसका रेट लॉ हो गया. टू द पावर 0 मींस it is nothing. If to the power 1, it is a first order reaction. If to the power 2, if A concentration to the power 2, it is a second order reaction. Since it is to the power 0, means it is a zero order reaction, means its concentration is not going to affect the rate of reaction. ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? रेट को मैं लिख सकता हूं माइनस dA by dt लिख सकता हूं. इज प्रोपोर्शनल टू A to the power 0. माइनस मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है. और अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? इसको प्लस dP by dt लिखते हैं. लेकिन हम रिएक्टेंट के हिसाब से लिख रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस dA अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू A to the power 0 मैंने लिखा. ओके, समझ में आ गया सब लोगों को? क्लियर. ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है. अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को अगर मैं यहाँ से निकाल दूं तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटने के बाद इक्वल टू सिंबल आता है. तो जब हम इक्वल टू देते हैं तो क्या करते हैं? एक कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और उस कांस्टेंट को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं. सो व्हाट इज दिस k हियर? दिस k इज हियर रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पर जो k है. ओके, समझ में आ गया? एंड यू नो दैट समथिंग टू द पावर 0 मींस उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. जैसे कि मान लो मैंने x टू द पावर 0 रखा तो x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है. तो ये इक्वेशन क्या बन गया? दिस इक्वेशन नाउ टर्न्स टू और कन्वर्टेड टू माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू k, जो कि एक कांस्टेंट है. रेट एक कांस्टेंट होता है, वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता. ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट से ग्राफ भी प्लॉट किया जा सकता है जीरो ऑर्डर के लिए. मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तुम, लेकिन तुम नोट्स में लास्ट में लिखना. जब मेरा यहाँ पे पूछेगा रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ क्या होगा जीरो ऑर्डर में? जीरो ऑर्डर में क्या होगा? रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ. ये इसका रेट कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पर एक कांस्टेंट था ना, सो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. रेट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी उसका रेट में कोई चेंज नहीं आएगा. यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ होता है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का. समझ में आ गया? कांस्टेंट का मतलब क्या है? dA by dt कांस्टेंट है. इसका मतलब है इस स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस. ये ग्राफ नोट के एंड में लिख देना. ठीक है, ये इस यहां से मैं ये ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ. ठीक है, ग्राफ को लिख देना तुम्हारे नोट में लास्ट में एंड में, या अभी रफ में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. फिर माइनस dA by dt, ये तो मेरा बन गया जो फाइनल इक्वेशन जो बन गया. अभी यहाँ से मुझे इंटीग्रेटेड फॉर्म में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन लाना है. इंटीग्रेटेड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं? हम dt को इस साइड इस तरफ लाएंगे राइट हैंड साइड पे. तो क्या होगा? माइनस dA अपॉन k dt होगा. मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं माइनस को उस साइड पे ले रहा हूं,
तो dA इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया माइनस के dt। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन अभी करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे dA और इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे, माइनस के कांस्टेंट है, मैं डायरेक्टली और मैं एक स्टेप करके लिखूंगा, माइनस के dt आ गया, समझ में आ गया। ध्यान रखना कांस्टेंट का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता, वो आगे चला आएगा, तो माइनस के यहाँ से आगे निकल आएगा, फिर मुझे क्या मिलेगा dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी किसी भी dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ऐड होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम इसको और मैं इस तरह रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूँ, माइनस के आगे चला आएगा के dt हो गया। ये मेरा फाइनल इक्वेशन था, dA इक्वल टू माइनस के dt, मैं k को आगे लाया और dt यहाँ पर मैंने dt का इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। तो dA का इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा a, क्लियर, a बचेगा और यहाँ पर k तो आगे आ गया है, माइनस के आगे आ गया है, dt का इंटीग्रेशन क्या है t। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करेंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर इनटू एडिशन ऑफ द इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें c का वैल्यू पता करना होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू पता करने के बाद हम उसको इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, समझ में आ गया। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट को पुट और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करने के लिए और इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम t 0 लेते हैं, लेट t इज इक्वल टू 0। जब t 0 था मतलब ये a क्या हो जाएगा, ये जो हम कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, एक्चुअली दिस कंसंट्रेशन एट ए टाइम t, a का कंसंट्रेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t। सो व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t 0 था तो ये क्या होगा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगा या नहीं a का। जब हम t को 0 लेते हैं तो हम इसको इसका इनिशियल कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी था वही रहेगा। और इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं क्या कर लेता हूँ, इस a को, ये तो 80 था, लेकिन जब t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब ये 80 क्या बन जाएगा, दिस 80 बिकम्स a0। सो दिस a बिकम्स, नाउ दिस a बिकम a0। मैंने a0 और a में डिफरेंस पता चल गया, a का मतलब है, सिर्फ a का मतलब है दिस इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t, लेकिन जब मैंने 0 लिख लिया, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट ए टाइम 0, एट ए टाइम 0 में a0 या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन आता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करने से k इंटू टी का वैल्यू 0 पुट कर लो, तो माइनस k इंटू 0, तो क्या मिला तुम्हें, a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a0 लिखेंगे और माइनस k इंटू 0 प्लस c, इसका मतलब है c का वैल्यू मुझे मिला a0, c का वैल्यू मुझे मिला a0। अभी उस c के वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, तो जब c का वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, c का वैल्यू को यहाँ पर पुट करने से, तो c का वैल्यू को यहाँ पर पुट करने से मिलेगा a, दिस इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t, माइनस kt प्लस a0, मतलब ये मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन है c का। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस kt इस तरफ आ जाएगा, प्लस kt हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस तरफ आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, a0 माइनस a, ठीक है। और कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर t लिख देता हूँ, मतलब दिस इज द कंसंट्रेशन एट ए टाइम t, दिस इज द कंसंट्रेशन एट ए टाइम t। ये मेरा इक्वेशन बन गया और मैं इसको k इज इक्वल टू a0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट ए टाइम t डिवाइडेड बाय t, हो गया। t यहाँ पर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, ये मेरा बन गया फाइनल इक्वेशन। समझ में आ गया सब लोगों को। So this is the expression for the rate equation of zero order reaction। यहाँ पर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का k का यूनिट क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में k का यूनिट क्या होता है, मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तुम यहाँ पर लिख सकते हो, चाहोगे तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो यहाँ पर लिख सकते हो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, याद करो फॉर्मूला के हिसाब से जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा। और यहाँ पर भी तुम पता कर सकते हो, ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, मतलब यूनिट आएगा मोल्स पर लीटर
और टाइम नीचे है तो मतलब सेकेंड इनवर्स हो गया। अभी तक सबको पता चल गया। सो दिस इज अबाउट द डेरिवेशन ऑफ रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पूरा डेफिनेशन को देखो और पूरा डेरिवेशन को और एक बार हम शुरू से देख लेते हैं। ए टू पी रेट इसका प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0 होगा, मतलब 0 है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और इसका मतलब है कंसंट्रेशन रेट को अफेक्ट नहीं करेगा। रेट को मैंने माइनस डी बाई डी में लिख सकता हूँ। अभी प्रोपोर्शनलिटी सिंबल की जगह पर मैं इक्वल टू लिखूंगा तो वहां पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, उसको हम रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम पे इक्वल 0 इक्वल 1 है तो माय रेट इक्वल टू ये आ गया, कांस्टेंट आ गया। यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया था, फिर dt को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में ले लिया तो माइनस डी इक्वल टू के dt बन गया। फिर डी इक्वल टू माइनस के dt होगा क्योंकि माइनस को मैंने इस साइड पे ले आया है, और दोनों को मैं इंटीग्रेशन किया है तो माइनस डी और डी का इंटीग्रेशन, माइनस के dt का इंटीग्रेशन, माइनस टी को मैंने आगे ले आया क्योंकि कांस्टेंट है, फिर dt का इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल्ड हो गया, यहाँ पर भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल्ड हो गया, और along with इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसी को हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। अब c का वैल्यू निकालने के लिए हम t का वैल्यू को 0 लिया। जब t का वैल्यू 0 होता है तब ये a क्या बन जाता है, a0 बन जाता है, जिसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो c का वैल्यू जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ सेम होता है। फिर मैंने इसको वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, a इक्वल टू माइनस के टी प्लस a0 और के टी इक्वल टू a0 माइनस a t, और k इज इक्वल टू a0 अपॉन a t अपॉन डिवाइडेड बाय t, और a0 माइनस a t अपॉन t, ठीक है। और मैंने रेट कांस्टेंट का यूनिट भी यहाँ पे लिख दिया। तो ये तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इक्वेशन का डेरिवेशन था। अभी हम आगे जो पढ़ेंगे एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड कैसे डिस्कशन करते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ओके, इसको इस सबको नोट में लिख लो। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। मैंने देख रहा था कि जब डिराइव कर रहा था तब ई वाला पार्ट छूटा हुआ था, तो मैं इसको और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, टी को 0 लिया ताकि सी का वैल्यू हम पता कर सके। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए मैंने टी को 0 लिया। जब टी 0 होता है तो ए 0 हो जाएगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब सी का वैल्यू मुझे इनिशियल कंसंट्रेशन मिल गया। अब इस सी को वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा। तो ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस a0 हो गया, c का वैल्यू a0 आ गया। फिर इसको मैंने रीअरेंज किया था, तो kt इज इक्वल टू a0 माइनस at आ गया। अभी k इज इक्वल टू क्या होगा, a0 माइनस at नीचे आ जाएगा। सो k इज इक्वल टू a0 माइनस at डिवाइडेड बाय t हो गया। अब इस k का यूनिट क्या होता है वो मैंने लिख दिया। ये सेपरेट है, ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तुम्हें आना चाहिए। तो मेरा फाइनल इक्वेशन में मुझे मिला k इज इक्वल टू a0 माइनस at डिवाइडेड बाय t। ध्यान रखना, k इज इक्वल टू a0 माइनस at डिवाइडेड बाय t। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करके एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं और हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे उसको हम डिराइव कर लेते हैं। सो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अभी ये हमारा टॉपिक है। ये डेरिवेशन से खत्म होने के बाद हम हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड हम कैसे निकालेंगे। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब तो तुम्हें पता है, एक इनिशियल जो प्रोडक्ट पी है, और मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर a0 था, ये जब t इक्वल टू 0 है तो t हाफ में क्या होगा, इसका आधा डिकम्पोज हो जाएगा। जब इसका आधा निकल गया तो कितना बचेगा। तो इस टाइम पे जब यहाँ से आधा अगर डिकम्पोज हो गया है और आधा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, अब कितना बचा है a0 बाई 2। ये इतना बचा है क्योंकि मान लो 100 था, अब कितना बचेगा 50 बचेगा, 80 था 40 बचेगा, तो 120 था 60 बचेगा। सो जितना भी इनिशियल कंसंट्रेशन होता है टी हाफ में और हाफ लाइफ पीरियड में क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन आधा हो जाता है। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है, a0 बाई 2 मेरा क्या है, दिस इज द कंसंट्रेशन एट ए टाइम t एंड दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। सो क्या होगा मेरा टी हाफ पर डेरिवेशन करने के लिए, सो लेट्स पुट k इज इक्वल टू, k तो रिएक्शन का कांस्टेंट ही होता है। सो k इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, a0 तो इनिशियल कंसंट्रेशन ही है, तो जो at जो था वो at अब क्या है, at यहाँ पर है a0 अपॉन 2। सो at के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a0 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय t की जगह पर हम क्या लिखेंगे, t की जगह पर हम t हाफ लिख देते हैं। सो ये मेरा t हाफ हो गया।
सो इम्प्लाइज दैट टी हाफ मुझे निकालना है, तो टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगा, a0 माइनस a0/2 क्या होगा इसका वैल्यू, वही a0/2 ही होगा, हाँ या ना। ओके, a0/t और k नीचे है तो k, और k यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था तो k यहाँ पर आए पर डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिला, टी हाफ इज इक्वल टू a0/2k। ये मेरा इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है और क्या है, टी हाफ और टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k। याद करना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या था टी हाफ का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का वैल्यू था 0.693/k था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ का वैल्यू था वो क्या था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ था 0.693/k। तो इसीलिए मैंने बोला था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ उसका इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये ऊपर है मतलब ये इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा लेंगे तो रिएक्शन का टी हाफ ज्यादा होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम कम लेंगे तो उसका टी हाफ कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ, इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या पता चला, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, और टी हाफ और हाफ लाइफ पीरियड is directly proportional to the concentration of the reactant और initial concentration of the reactant। यही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक में तुम क्या लिख सकते हो, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज directly proportional होगा, is directly proportional to किसके साथ, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया। अभी मैं इस इक्वेशन का एक ग्राफ कर देता हूं। मान लो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही, व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट। और ये ग्राफ, वो पहले एक ग्राफ मैंने किया था, ये दूसरा ग्राफ है जीरो ऑर्डर का। टी हाफ वर्सेस ए का, ए जीरो का ग्राफ क्या होगा और इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राफ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये टी हाफ मेरा y हो गया, ए जीरो मेरा क्या हो गया, x हो गया। दोनों का पावर क्या है, 1 1 है। अगर दोनों का पावर 1 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो एक स्ट्रेट लाइन है। हो गया, ये मेरा फर्स्ट आंसर है। इसका ग्राफ का जो पहला आंसर जो मुझे आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। अब बताओ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, और क्या फिर a0 का कोफिशिएंट क्या है, 1/2k है या नहीं, 1/2k। तो इस x के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को हम स्लोप बोलते हैं। तो यहाँ पर स्लोप क्या आ गया, स्लोप हो गया 1/2k। इस रिएक्शन का स्लोप क्या आ गया, और यहां से स्लोप क्या आ गया इस लाइन का, 1/2k। यहाँ पर क्या ऐड हुआ है, क्योंकि इक्वेशन में क्या होता है, y = mx + c होता है। यहाँ पे कुछ ऐड हुआ है, कुछ भी ऐड नहीं हुआ, जीरो ऐड हुआ है। इसका मतलब y इंटरसेप्ट 0 है, और अगर y इंटरसेप्ट 0 है मतलब द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। हो गया, द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो लाइन है वो ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, ठीक है, ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। इसका मतलब ये लाइन मैंने बना दिया। ओके, यहाँ पर क्या लेंगे, y लेंगे, मतलब टी हाफ लेंगे, और यहाँ पे हम a नॉट लेंगे। और स्लोप क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब लाइन ऐसा होगा, लेस देन 90 होगा। सो लेस देन 90 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज माय आंसर। ओके, ये मेरा टी हाफ का, ये मेरा टी हाफ और a0 का ग्राफ है। ये ग्राफ 2 बन गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, सबको पता चल गया। अभी मैं और एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन के बेसिस पे और एक ग्राफ भी हम कर ही लेते हैं। इसको लिख लेना सब लोग, पॉज करके नोट लिख लेना। मैं और एक ग्राफ इसमें डिस्कशन कर लेता हूं। मेरा जो रेट इक्वेशन क्या था, रेट इक्वेशन था k इज इक्वल टू a0 और kt इज इक्वल टू
A0 माइनस AT था, ये मेरा रेट इक्वेशन था, तो जीरो ऑर्डर का ये मेरा बेसिक इक्वेशन था। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन पूछा है T वर्सेस AT, T वर्सेस AT क्वेश्चन पूछा है, तो इसका ग्राफ क्या होगा बताओ। जब भी T वर्सेस AT दिया तो T मेरा क्या हो गया y और AT मेरा क्या हो गया x, तो मेरा बेसिक क्या होगा, सिर्फ y को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो इस इक्वेशन को y को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, तो y अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड में जाएगा, तो राइट हैंड साइड में क्या क्या आएगा, यहाँ पे k आएगा, A0 डिवाइडेड बाय k हो जाएगा माइनस AT डिवाइडेड बाय k हो गया। ठीक है, ये मेरा फाइनल इक्वेशन बन गया जहां से मुझे आंसर मिलेगा। कौन सा y है और कौन सा x है, t मेरा y था और AT मेरा x था, दोनों का पावर कितना है, इसका पावर भी 1 है, AT का पावर भी 1 है, मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। और इस स्ट्रेट लाइन क्या कौन से फॉर्मेट में है बताओ, इस स्ट्रेट लाइन में ये तो मेरा y हो गया, ये मेरा क्या होगा अभी बताओ, सो ये माइनस mx, क्योंकि इसका 1/k जो होगा ये m होगा, 1/k m होगा, और A0 क्या होगा, यहाँ पे A0/k को हम यहाँ पे y इंटरसेप्ट या फिर c बोलेंगे। ठीक है, पता चल गया इस इक्वेशन को। अगर मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखूंगा मेरे ख्याल से तुम्हें और इजी लगेगा, t इज इक्वल टू माइनस AT/k प्लस A0/k। इसको देखो, तो यहाँ पर ये मेरा y था और माइनस 1/k मेरा m है, सो मैं माइनस m लिया, और 1/k मेरा 1/k मेरा m है और माइनस 1/k मेरा m है, तो इसलिए मैं माइनस साइन दे रहा हूं यहाँ पे, और AT हो गया, AT मतलब x है प्लस c, एक कंपेयर कर लिया सब लोगों ने। तो इस इक्वेशन का जो भी मेरा जो इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल का पावर 1 है, और इस x का कोफिशिएंट को हम स्लोप बोलते हैं। सो ये तो एक स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि दोनों का पावर 1 है, सो इसका जो नेचर होगा वो तो स्ट्रेट लाइन है ही, स्ट्रेट लाइन है। फिर इसका स्लोप क्या है, नेगेटिव स्लोप है, और स्लोप इज -1/k, ध्यान रखना क्योंकि माइनस साइन है, सो माइनस और 1 है, -1/k इसका स्लोप है। ये वाला वैल्यू क्या है, ये इसका y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, y इंटरसेप्ट यहाँ पॉजिटिव है, क्या है उसका वैल्यू, पूरा जो A0/k है वही, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये पूरा मेरा y इंटरसेप्ट हो गया। तो इसका लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पर रख देंगे t, यहाँ पर रख देंगे हम AT, तो इसका नेगेटिव स्लोप है, मतलब लाइन जो एंगल होगा वो लेस देन और ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, मतलब इस तरह का लाइन होगा, और इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब ये वाला लाइन होगा। ठीक है, दिस लाइन इज योर आंसर। समझ में आ गया, सो t वर्सेस AT का ग्राफ समझ में आ गया। अब तुम लोगों के लिए होमवर्क है, यू विल डू द ग्राफ ऑफ AT वर्सेस t का ग्राफ तुम खुद प्लॉट करना, ये तुम्हारा होमवर्क है। समझ में आ गया, इसको तुम इस इक्वेशन को, बेसिक इक्वेशन को याद रखना। अब तुम T14 भी निकाल सकते हो, T2/3 भी निकाल सकते हो, कुछ भी तुम निकाल सकते हो। T14 कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी तुम्हारा होमवर्क होगा। तुम्हें जीरो रिएक्शन में T14 कैलकुलेट करना। T14 का मतलब क्या है, द 1/4 ऑफ रिएक्टेंट गेट कंज्यूम। जब 1/4 कंज्यूम करता है तो कितना बचेगा, 1 - 1/4। ये तुम खुद, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, इसको तुम सॉल्व करना। T14 कितना होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, इसको याद रखना, ये मेरा बेसिक इक्वेशन था, T = A0 - AT। तो इस तरह के इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, T = C0 - C2, और कंसंट्रेशन एट टाइम T0 एंड कंसंट्रेशन एट टाइम T, इस तरह से तुम इसको याद कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, अभी तुम कोई भी तुम्हें कुछ भी दे, तुम इस इक्वेशन को यूज करके खुद सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से जीरो ऑर्डर रिएक्शन में डिस्कशन इतना सफिशिएंट है। ओके, ठीक है, थैंक यू।